हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रिसिटी में नंबर वन जो पॉइंट है, देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यह जो फॉर्मूला है इसमें जितने भी लेटर्स हैं सभी के अलग अलग है ना मीनिंग है। अब जैसे देखो R क्या है, मेन जो हीरो है R है, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, रेसिस्टेंस। एल इज इक्वल टू क्या हुआ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ऐसे सिंपली आई हैव रिटन हियर एरिया, बट इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो सपोज करो कि यह कंडक्टर है, ठीक है, तो इस एरिया से करंट पास करेगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो इसी एरिया को यहां पर इंडिकेट किया गया है। अब रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाई एल होगा। और रो को क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे, और इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों का सेम मीनिंग है। इज इक्वल टू आर ए अपॉन होगा एल, यूनिट होगा ओम मीटर। अब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, देखो टेम्परेचर अगर राइज करता है तो मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी होता है वह इंक्रीज करता है। टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है मेटल्स का। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, है ना, जो रेसिस्टिविटी है वह पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जो है ना, जिसको हम अल्फा से यहाँ इंडिकेट भी कर दिए हैं, तो पॉजिटिव होता है किसके लिए, मेटल्स के लिए। बट सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर जब राइज करता है तो रेसिस्टिविटी उसका, है ना, डिक्रीज करता है, यानी रिड्यूस होता है, घटता है। तो उसके लिए टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू जो होता है निगेटिव होता है। अब यहाँ पर जर्मेनियम सिलिकॉन एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। अब देखो कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस जो हुआ जस्ट रेसिप्रोकल हुआ रेसिस्टेंस का। इसको जी से इंडिकेट करते हैं तो 1 अपॉन आर हो गया, यूनिट भी ओम इनवर्स और महो लिख सकते हैं। इफ R इज इक्वल टू 2 ओम, अब एग्जांपल है रेसिस्टेंस 2 ओम है, देन कंडक्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन 2 ओम होगा। 1 अपॉन 2 ओम का मतलब 0.5 ओम इनवर्स होगा। यहाँ पर 1 अपॉन 2 ओम इनवर्स होगा, बात समझ गए ना, 1/2 ओम इनवर्स होगा, इज इक्वल टू 0.5 ओम इनवर्स होगा। ओम जो होगा रेसिस्टेंस का यूनिट होगा, इसलिए 1/r जो होगा उसका यूनिट जो हो जाएगा ओम इनवर्स। क्लियर। अब देखो कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रो होगा। अब 1 अपॉन रो होगा तो रो का यूनिट होगा ओम मीटर, तो यहां पर ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। यहां लिख भी दी है 1 बाई रेसिस्टिविटी होगा। ओम यहां लिखा हुआ है इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब ओम जो होगा रेसिस्टेंस का यूनिट है, आप पढ़े हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो ओम जो है यूनिट है रेसिस्टेंस का। और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे रिएक्टेंस यहां लिखे हैं तो शॉर्टकट में लिख दिए हैं रिएक्टेंस, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। जैसे एसी जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो सर्किट है, एसी सर्किट है, उसमें अलग अलग सर्किट्स होते हैं। तो एक होता है इंडक्टिव सर्किट जिसमें, है ना, कॉइल लगा होता है। तो इंडक्टिव सर्किट के लिए जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा, जो प्रभावी प्रतिरोध होगा, उसको हम इंडक्टिव रेसिस्टेंस कहेंगे और उसको एक्सेल से इंडिकेट करेंगे। और एक्सेल इज इक्वल टू यहाँ लिखे भी हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ओमेगा एल होता है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होगा, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। तो उसका भी यूनिट जो होगा ओम ही होगा। अगर कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसके लिए भी जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा उसका भी यूनिट ओम ही होगा। अब देखो कंबाइंड फॉर्म में सर्किट होगा, जैसे एलिमेंट से अगर एल आर यानी इंडक्टर भी है और उसमें रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो एल आर सर्किट हो गया। तो उसके लिए जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा उसको हम इंपीडेंस बोलेंगे, ठीक। तो इंपीडेंस का, रिएक्टेंस का फिर रेसिस्टेंस का यूनिट ओम ही होगा। और रिएक्टेंस में एक्सएल इज इक्वल टू होगा ओमेगा एल, एक्ससी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, इसको याद रखिएगा।
बट डीसी के लिए एक एग्जांपल दे दिए हैं कि अगर डीसी सर्किट है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं उसमें, तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा 0। फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगा तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो, इंपीडेंस जो होगा जेड इज इक्वल टू क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, रूट ओवर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, फिर रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर। तो देखो यह जो इंपीडेंस होगा है ना, एल आर सर्किट में होगा, यह जो होगा सी आर सर्किट में होगा, यह जो होगा यहाँ लिखा भी हुआ एल सी आर सर्किट में होगा। बात समझ गए? अब देखो डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो V इज इक्वल टू जब I इंटू आर है तो R इज इक्वल टू V बाई क्या होगा I होगा। अब V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई एक्चुअली टेस्ट चार्ज होता है, सिंपली वी है ना, वी कैन से दैट वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का लिख दो, चार्ज का लिख दो, तो रेसिस्टेंस का फाइंड आउट हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस का तो फाइंड आउट हो गया, तो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं। अब भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। अगर ईएमएफ कहता है ना, सेल का ईएमएफ का डायमेंशन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ही इक्वल होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पहले समझो, जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है, ठीक है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जूल्स का लॉ है, जूल्स लॉ है ना, कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो हीट एनर्जी किसके बराबर होगा, तो आई स्क्वायर आई टी के बराबर होगा। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब देखो आई स्क्वायर आर टी तो हो गया, अब इसी आई स्क्वायर आर टी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी वही फॉर्मूला होगा। अब इलेक्ट्रिक पावर देखो, तो पावर इज इक्वल टू होगा वर्क अपॉन टाइम होगा। अब उसको सोल्व करेंगे तो हमको वोल्टेज इंटू करंट मिलेगा, क्योंकि टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कहोगे वोल्टेज इंटू करंट कैसे मिला, तो यहाँ तो आई स्क्वायर आर होगा, तो आई स्क्वायर आर तो है ही। अब फिर ओम्स लॉ यूज कर देंगे तो वोल्टेज इंटू करंट होगा, ओम्स लॉ यूज कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। और सबसे वैल्यूएबल जो होगा फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, जैसे बल्ब पर, इलेक्ट्रिक बल्ब पर अगर क्वेश्चन आता है तो वैल्यूएबल फॉर्मूला जो होगा वी स्क्वायर अपॉन आर ही होगा, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस का यूज करना पड़ता है। अब देखो एक और फॉर्मूला हम बना दिए, आई स्क्वायर आर टी है, एच इज इक्वल टू, तो आई स्क्वायर आर हो गया पावर, तो पावर गुना टाइम हो गया कि नहीं, यानी पावर इंटू टाइम जो हो गया एच के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड लिखा हुआ है 40 वाट एंड 200 वोल्ट, उसका रेटिंग वोल्टेज 200 है, उस पर मार्क किया हुआ है, यूज्ड इन ए सर्किट, सर्किट में यूज होता है टू सप्लाई 100 वोल्ट। अब पावर इज, अब कहता है सप्लाई वोल्टेज कितना 100 वोल्ट हो गया, अब पावर कितना यूज हो रहा है, तो देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वी स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट हो गया रेसिस्टेंस। अब P1 बाई P2, अब इसी को लिखेंगे P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर। अब V1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और सॉरी P1 का वैल्यू दिया हुआ है 40, P2 का वैल्यू हमको निकालना है। अब V1 का वैल्यू 200 वोल्ट दिया है, अब V2 का वैल्यू यहाँ पर 100 वोल्ट दिया है, तो V1 के जगह पर 200, अब V2 के जगह पर 100, अब P1 40 वाट, अब P2 निकालना है तो निकल जाएगा आराम से, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पावर निकल गया 10 वाट। अब देखो पॉइंट 10 जो है 60 वाट बल्ब ऑपरेट्स एट 120 वोल्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फिलामेंट इन 1 सेकेंड। अब 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, 120 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है। अब कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फिलामेंट, है ना, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में बल्ब के फिलामेंट, है ना, के क्रॉस सेक्शन से होकर, ठीक है, बात समझ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो पावर हमको दिया हुआ है, वोल्टेज हमको दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू वी आई लगा देंगे। अब P इज इक्वल टू वी आई लगा दिए तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई V होगा, ठीक, P बाई क्या होगा, V होगा, P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आप सोल्व करेंगे तो कितना होगा, हाफ एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 60 है यहाँ 120 है तो हाफ एम्पियर हो गया। अब देखो करंट हमको पता हो गया,
अब करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम होता है, तो देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, करंट इनटू टाइम होगा। अब टाइम भी हमको दिया हुआ है और यहाँ करंट भी दिया हुआ है, तो यहाँ आई टी का वैल्यू तो हमको क्लियर हो गया, बट हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो चार्ज इज इक्वल टू होता है, ऐसे होता है प्लस माइनस एन ई, बट हम बार बार कहते हैं कि कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस को हटा दो, तो सिर्फ लिखो एन ई। अब एन ई इज इक्वल टू आई टी हो गया, तो एन इज इक्वल टू आई टी बाई ई, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, माइनस 19 कूलम होगा। अब ई का वैल्यू रख दो और आई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर निकाले हैं, टी का वैल्यू यहाँ कितना लिखा हुआ, 1 सेकंड लिखा हुआ है, तो 1 लिख देना, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, 1 सेकंड में फ्लो होता है। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब कहता है हीटर, तो हीटर में जो कॉइल यूज होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, बात समझ गए, तो ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और रेसिस्टेंस उसका हाई होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और फ्यूज जो वायर होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है, बट रेसिस्टेंस है ना क्या होता है, हाई होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोबिलिटी, मोबिलिटी जो होता है म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई ई होता है, वीडी बाई ई, वीडी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला भी है ना पूछे जा सकते हैं। अब देखो तो कहोगे फिर वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, तो यहां पर हम मेंशन कर दे, देखो वीडी इज इक्वल टू ऐसे होता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई है ना टाउ बाई एम होता है। अब ई स्मॉल ई क्या है ना, स्मॉल ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वह स्मॉल ई हो गया। अब कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, टाउ क्या हो गया यानी रिलैक्सेशन टाइम हो गया, एम क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। बट मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो माइनस से कोई लेना देना नहीं, तो हम मैग्नीट्यूड वीडी इज इक्वल टू लिख दिए, बाकी सब कांस्टेंट है, तो वीडी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ऐसा भी पूछ सकता है कि वीडी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई होगा, फिर वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई होगा, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर होगा, तो इस तरह से आप करेक्ट जो है ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, वही वीडी वहां यूज होगा। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यूनिट होता है एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। देखो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर्स जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है, बट एरिया वहां वेक्टर होगा। देखो किरचॉफ्स पॉइंट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है उसको पॉइंट लॉ कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, तो उसका संबंध जो है रिलेशन जो है चार्ज कंजर्वेशन से है। और नेक्स्ट जो सेकंड लॉ है जिसको लूप लॉ कहते हैं, वोल्टेज लॉ कहते हैं, उसका है ना रिलेशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन से है। नेक्स्ट देखो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और यहाँ ईएमएफ सेल का ईएमएफ भी मेजर करता है, और सेल के ईएमएफ्स को है ना कंपेयर भी करता है टू सेल्स के ईएमएफ को, तो उसका रिलेशन है E1 बाई क्या हो गया E2, कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ इज इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L2, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब देखो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वायर का लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ता है, वायर का लेंथ बढ़ाएंगे तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट देखो एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्क्वायर के, जस्ट तुम देखा है यहाँ कि यहाँ पर एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले समझ लो, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई टी है। फिर अब हम यहाँ पर जब आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर टी है ना, तो आई स्क्वायर आर टी में ही आई को अगर हम हटाते हैं तो आई इज इक्वल टू कितना होगा वी बाई आर होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा ना, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होगा, तो वी स्क्वायर के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, बात समझ गए, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट टाइम के लिए जो होगा एनर्जी जो होगा वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो एब्जॉर्ब जो एनर्जी होगा वह होगा वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, याद रखिएगा। अब देखो होता क्या है इन सीरीज H1 is to H2, इन सीरीज H1 is to H2 है ना, H1 is to H2 हो गया, यानी H1 by H2 इज इक्वल टू होगा I स्क्वायर RT by I स्क्वायर 2RT इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसा कैसे पूछा जाता है सो बतलाते हैं कि जैसे
टू रेजिस्टर्स है, समझ गए, टू रेजिस्टर्स है। अब एक का रेसिस्टेंस आर है और दूसरे का रेसिस्टेंस 2R है, यानी ट्वाइस है। अब दोनों को सीरीज में अगर हम ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हीट जो जनरेट होता है दोनों के द्वारा, है ना, तो उनका रेशियो कितना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो देखो, आई करंट तो सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, तो करंट सेम होगा, तो आई सेम है कि नहीं, देखो डिवाइड कर दिए, H1/S2 इज इक्वल टू, देखो आई सेम है तो आई स्क्वायर बाई, है ना, आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर सेम है। आर, एक का रेसिस्टेंस आर है तो दूसरे का रेसिस्टेंस कितना है, 2R है, ट्वाइस है, और टाइम तो सेम है ना, तो ये कैंसिल होकर 1/2 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर कहता है कि एक रेजिस्टर का रेसिस्टेंस आर है ना, और दूसरे का R/2 है तो भी निकाल सकते हैं। ये तो एक का R है और दूसरे का 2R है तो निकाले हैं हम। अगर एक का R रहेगा दूसरे रेजिस्टर का R/2 रहेगा फिर भी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। R/2 होगा तो यहाँ R/2 लिखोगे तो क्या हो गया, 2 बाई, है ना, आर होगा, आर कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर कैंसिल, तो 2:1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल होगा। एनर्जी से रिलेशन है यानी एनर्जी का यूनिट है। ठीक। अब देखो ई भी लिखा हुआ रहे, वह भी एनर्जी का ही यूनिट हुआ। ई भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ई भी लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब समझो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यार, समझ गए। यहां हम वर्ड में लिख दिए हैं। अब देखो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, और यह एनर्जी का ही यूनिट है। अब देखो नेक्स्ट, इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल। अगर टू सेल्स है, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट हमको निकालना है ईएमएफ कब, जब दोनों का ईएमएफ अलग अलग हो। तो देखो यहाँ E इज इक्वल टू क्या है, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको याद रखिएगा, ये तो बतला ही दिए हैं। अब देखो इसको भी याद कर लेना, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर पहले भी हम बतलाए हुए हैं कि कार्बन का बना हुआ जो रेजिस्टर है स्मॉल साइज में होता है, इसलिए उस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू मार्क करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसके लिए अलग अलग कलर बैंड के लिए अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं, समझ गए। तो कोड्स कलर के साथ याद कर लीजिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे देखो फर्स्ट जो है येलो हो गया, उसके बाद में ब्लू हो गया, उसके बाद में रेड हो गया, तो येलो के लिए यहाँ 4 हो गया, ब्लू के लिए 6 हो गया, रेड के लिए 2 हुआ, तो डिसमल मल्टीप्लायर हुआ, 2 हुआ तो डिसमल मल्टीप्लायर हुआ, यानी 2 जीरो डाल देंगे यहाँ। थर्ड में जो होगा कलर बैंड, उसका जो कोड होगा उतना जीरो डाल दीजिएगा, तो कितना हो गया 4600 ओम हो गया। एक टॉलरेंस हो गया, टॉलरेंस कितना हो गया, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एवरेज करंट इन एसी क्या होता है, एवरेज करंट इन वन साइकिल जो होगा एसी में वह होगा जीरो। वन साइकिल में एवरेज करंट एसी में जीरो होता है, और हाफ साइकिल में कितना होता है, तो होता है 2I0/पाई होता है। अब यहाँ 2/पाई, पाई का वैल्यू डालेंगे, सोल्व करेंगे तो 0.637 I0 आएगा। तो कभी कभी इसको पूछ सकता है, इसको पूछा जा सकता है 0.637 I0। अगर ऐसे पूछता है तो आप चूज कर लीजिएगा, ना तो ऐसे पूछेगा 2I0/पाई, है ना। जिस तरह से पूछेगा वैसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा राइट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट देखो, IRMS जो होता है I0/√2 होता है। अब इसको √2 का वैल्यू यहाँ डालेंगे, है ना, और फिर 1 लिख कर तब उसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.707 I0 होगा। अब देखो, अब यहां से IRMS/I0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:√2 होगा। I0/IRMS लिखेंगे तो √2:1 होगा। क्लियर। अब देखो डायनामो जो है वह यहां पर लिखा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वह वर्क जो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मोटर जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, है ना, मैकेनिकल वर्क, हम सिंपली वर्क लिखे हैं लेकिन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है मोटर। नेक्स्ट देखो, हॉट वायर एमीटर जो है IRMS मेजर करता है, IRMS करंट ही मेजर करता है, याद रखना। और एक चीज और बतला दिए हैं, phi is proportional to I square। phi डिफ्लेक्शन है, phi का मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन जो हुआ, डिफ्लेक्शन यहाँ है, phi जो है डिफ्लेक्शन है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर पे। पावर फैक्टर इन एसी होता है cos phi, याद रखिएगा।
अब वाटलेस करंट कंपोनेंट आई साइन फाई होता है, पूछ देगा वाटलेस करंट कंपोनेंट आई साइन फाई, आई कॉस फाई, आई टेन फाई, इस तरह से। तो आप आई साइन फाई है ना सिलेक्ट कीजिएगा। I इज इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इस तरह से दे दिया तो समझो यह आई नॉट के जगह पर हो गया, तो आई नॉट यानी मैक्सिमम करंट हो गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट 0.6 एम्पियर हो गया। और यहाँ जो होगा ओरिजिनल जो फॉर्म है इक्वेशन का उसमें होगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ के जगह पर 100 पाई लिख दीजिएगा, है ना, तो एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज निकल जाएगा। पावर लॉस इन एलसीआर सर्किट जो होता है रेसिस्टेंस के कारण होता है, ड्यू टू रेसिस्टेंस, क्लियर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होगा आर बाई जेड होता है, याद रखना पावर फैक्टर है ना एसी में आर बाई जेड होता है, जेड का वैल्यू अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग है, तो यहाँ अलग अलग हम डाल दिए हैं। नेक्स्ट देखो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें एनएस जो होता है इज ग्रेटर देन एनपी होता है। एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एनपी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और करंट जो होगा सेकेंडरी में लेस देन होगा है ना किसके, प्राइमरी कॉइल से, क्लियर। अब वोल्टेज जो होगा सेकेंडरी में ग्रेटर देन होगा प्राइमरी कॉइल से, तो है ना यहाँ पर सभी हम पार्ट्स को हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर दीजिएगा। एक और चीज जान लीजिए, VS बाई VP इज इक्वल टू R, इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं। और स्टेप अप के लिए R का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, स्टेप डाउन के लिए R का वैल्यू है ना क्या होता है 1 से छोटा होता है, इसमें छोटा होगा तो डाउन हो गया, अब बड़ा समझिए तो स्टेप अप, यानी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज स्टेप अप, और डाउनवर्ड अगर लिखा हुआ है यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है तो उसके लिए हो जाएगा हाई वोल्टेज टू है ना लो वोल्टेज। तो क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जो है गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम शंटिंग करते हैं, गैल्वेनोमीटर है ना कि पैरेलल में शंट लगा दिए तो शंट का रेसिस्टेंस क्या होगा, लो रेसिस्टेंस होगा, तो टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैक्सिमम करंट इधर से पास करता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब शंट लगाते हैं तो स्मॉल करंट इससे पास करता है, तो ये सुरक्षित रहता है, मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग शंटिंग करते हैं, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर ये तो एम मीटर बन गया, अब एम मीटर जब बन गया तो एम मीटर को सर्किट में हम सीरीज में ऐड करते हैं, क्योंकि वह करंट को मेजर करता है यार, करंट उसके बॉडी से होकर फ्लो होगा तब ना मेजर करेगा, तो उसको सीरीज में। अब देखो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम हाई रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगा वोल्ट मीटर, समझ गए। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर हाई रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगा वोल्ट मीटर, समझ गए। अब वोल्ट मीटर जब बन जाएगा तब सर्किट में उसको हम पैरेलल में ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, एम मीटर सीरीज में, इसको याद रखिएगा भाई। एक चीज और समझ लीजिए, अब देखो आइडियल एम मीटर पूछता है तो आइडियल एम मीटर का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम करंट पास करना चाहिए। और आइडियल वोल्ट मीटर बोलता है तो उसमें रेसिस्टेंस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, समझ गए ना, तभी ना आइडियल बनेगा, तो ज्यादा तो होता ही है वोल्ट मीटर का, लेकिन इन्फिनिटी अगर इनफाइनाइट वैल्यू रखता है ना, तो आइडियल उसको माना जाता है। अगर रेसिस्टेंस जीरो होता है तो उसको आइडियल एम मीटर माना जाता है। तो आइडियल एम मीटर के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो, और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इन्फिनिटी वैल्यू होगा रेसिस्टेंस का। तो क्लियर हो गया। तो आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं अगर उनको अच्छी तरह से बार बार मेमोराइज कर लेते हो तो हमको ना लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी से एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का छूटेगा, क्लियर। अब हो सकता है डायरेक्ट जैसे हम लिखो वही वैल्यू ना देकर उस आधार पर है ना अगर वैल्यू देता है तो फॉर्म तो वही ना रह गया। मान लो कि फॉर्मूला यहाँ पर पी स्क्वायर सॉरी पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, तो अब इस पर वैल्यूज अलग अलग दिया जा सकता है, जैसे रेटिंग वोल्टेज अलग हो गया है ना, यहाँ पावर अलग हो गया, लेकिन फॉर्म तो ही नहीं रहेगा। तो इसको आप सभी को जो है अच्छी तरह से रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए उनको हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।